स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग इसके पहले लेक्चर में प्रश्न लेक्चर नंबर 8 में सचिव प्रबंधन एवं प्रशासन में पढ़ रहे थे लघुत्तरी प्रश्नों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी डिलीट है उनके साथ करते हैं उनके साथ चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूचना का अर्थ समझाइए, 2 नंबर का आता है। आपको 2 नंबर में कम से कम एक पेज तो लिखना ही लिखना है मिनिमम। तो सूचना का अर्थ समझाइए। तो सूचना यानी इंफॉर्मेशन का आशय उस संदेश, उस मैसेज या नॉलेज से होता है जो किसी तथ्य, जो किसी फैक्ट के विषय में, संदर्भ में यानी कि उसके कॉन्टेक्स्ट में अन्य व्यक्ति को किसी विशेष कारण हेतु प्रदान की जाती है। इनको 3 प्रकार से संपन्न किया जाता है। संकेतों से, यानी कि सूचना को क्या संकेत से भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप इमोजी भेज देते हैं ऐसे, ठीक है। मौखिक रूप से या तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, या लिखित रूप से या तो चैट करके आप भेज देते हैं। तो सूचनाओं का आदान प्रदान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट किया जाता है। संचार साधनों के विकास में वर्तमान में सूचनाओं का और अधिक महत्व बढ़ गया है। अतः सूचना को एक विद्वान ने इस प्रकार परिभाषित किया है। सूचना किसी, देखिए एक विद्वान ने, कौन सा विद्वान ये भी नहीं पता है, ठीक है। कोई विद्वान होंगे जो सूचना किसी वस्तु, विषय एवं व्यक्ति के विषय में प्रस्तुत वह ज्ञान होता है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है। अर्थात सूचना वह ज्ञान है जिसका विभिन्न माध्यमों में आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूचना संकलन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। 2023 में ये पूछा था। तो सूचना संकलन के सोपानों का उल्लेख करना है। तो सूचनाओं का संकलन की कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको कहेंगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको क्या कहेंगे, सूचनाओं का संकलन। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी इसका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को, जैसे मान लीजिए एक बक्से में आप बंद कर दिए, चाहे एक मोबाइल में बंद कर दीजिए, चाहे एक लैपटॉप में आप किसी सर्वर पे कर दिए हैं, ठीक है। तो सूचनाओं का संकलन प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो कोई भी प्रबंधन है, चाहे वो विद्यालय स्तर का प्रबंधन हो, चाहे किसी कंपनी का, चाहे किसी सॉफ्टवेयर का, तो सूचनाओं का आप जब संकलन करेंगे तभी वो क्या होगा, मैनेजमेंट होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर चाहे संस्था। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया जाता है। वर्तमान में सूचनाओं के संकलन हेतु संचार साधनों का प्रयोग अधिक से अधिक होने लगा। जैसे हर एक कंपनी का क्या होता है, अपना सर्वर होता है, उस सर्वर पे क्या होता है, सूचनाओं को संकलित किया जाता है। जैसे आप गूगल ड्राइव में क्या करते हैं, सूचना को रखते हैं कि नहीं रखते हैं, गूगल ड्राइव हो गया, ये सारी चीजें सूचनाओं को रखने का साधन है। सूचना संकलन यानी कि सूचनाओं को रखने के कितने सोपान हैं। तो शैक्षिक सूचनाओं को प्रायः समाचार पत्रों, तो जो भी शिक्षा से संबंधित सूचनाएं हैं उनको समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समाचार पत्रों के माध्यम से आवश्यक सूचनाओं का संकलन कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में न्यूज़पेपर आता है, उसमें से शिक्षा से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं, तो उसको क्या करेंगे, आप कट करके कैंची से अपने विद्यालय में कहीं पे बोर्ड के आसपास लगा देंगे, तो वो सूचनाएं हो जाएंगी संकलित। सूचनाओं का संकलन वर्तमान में संचार साधनों से भी किया जाता है। संचार साधनों जैसे गूगल ड्राइव हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया। विभागीय आदेश, तो विभागीय आदेश क्या होता है, व्हाट्सएप पे एक सूचना आता है पीडीएफ के फॉर्म में, तो क्या विभागीय आदेश है कि सूचना संकलन का प्रामाणिक स्रोत है। तो जो विभाग का आदेश, जैसे आपका डीएलएड का एग्जाम है, उसका एक नोटिस आ गया, उस पर नीचे लिखा रहता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का सचिव का सिग्नेचर रहता है, तो ये विभागीय आदेश की सूचना संकलन का प्रामाणिक स्रोत होते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर सूचनाओं को विद्यालय में भेजा जाता है। दूरदर्शन के माध्यम से भी सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। सूचनाओं के संकलन के हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे इंटरव्यू भी होता है। सूचना संकलन का प्रमुख कारण अनेक प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं भी होती हैं जिनसे आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सूचनाओं का संकलन सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में भी किया जा सकता है। सूचना का स्रोत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञप्ति भी होती है, ठीक है। कोई नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का क्या होता है, कोई मीडिया हो गया, चाहे इंडियन जैसे क्या बोलते हैं समाचार पत्र हो गया, जिनसे विभिन्न क्रियाकलापों की सूचनाएं संकलित की जा सकती हैं, ठीक है। ये 2 नंबर में आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा बना के भी लिख सकते हैं, मिनिमम 1 पेज। तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग यानी कि साइकोलॉजी और गाइडेंस विभाग, ठीक है। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो है उसका क्या कार्य है, 2021 में प्रश्न पूछा था। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्यों को बताइए, 2023, 2022 और 2019 में ये पूछा था।
तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के क्या कार्य हैं? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में प्रयागराज में 1947 में की गई थी। जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में वो आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में प्रयागराज में 1947 में की गई। जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इसको कहते हैं के रूप में कार्यरत है। मनोविज्ञान शाला प्रयागराज में निर्देशक के रूप में प्रांतीय शिक्षा यानी कि जो प्रोविंशियल यानी कि अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, एक स्टेट की बात कर रहा है, प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग, संवर्ग मतलब क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट। तो प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग का अधिकारी होता है जो सहायता व कार्य संचालन हेतु मनोवैज्ञानिक सहायक मनोवैज्ञानिक होते हैं, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक होते हैं और उस मनोवैज्ञानिक को सहायता देने वाले कुछ सहायक मनोवैज्ञानिक होते हैं जो शिक्षा विभाग के प्रवक्ता स्तर के होते हैं जिन्होंने मनोविज्ञान विषय में ख्याति प्राप्त की हो। मनोविज्ञान शाला के कार्य, ठीक है, मनोविज्ञान शाला के कार्य क्या है जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है? तो मनोविज्ञान शाला के जो कार्य हैं, विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श देना। तो मनोविज्ञान शाला के क्या कार्य हैं? जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और उनको पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन यानी कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देना। शिक्षकों को मनोविज्ञान यानी कि जो टीचर को भी तो मनोविज्ञान की जरूरत है। टीचर मान लीजिए पागल रहेगा तो कैसे पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा, उसको भी मेंटली फिट होना है। तो शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना। शिक्षकोपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान करना। शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना। ठीक है। सेवा योजकों का चयन में मनोवैज्ञानिक परामर्श व सहायता देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य बताइए। 2022 में पूछा था। तो माता बालक की प्रथम गुरु होती है। माता क्या होती है? बालक की प्रथम गुरु होती है। उसके माध्यम से ही बालक एवं बालिकाओं को प्रारंभिक संस्कार प्रदान किए जाते हैं। मातृ शिक्षक संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, यानी कि ऐसा संघ जिसमें माताएं होंगी और शिक्षक होंगे। तो बच्चों की माताएं और शिक्षकों का एक संघ होगा ताकि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था अच्छे से चले, बच्चों का क्या व्यक्तिगत और सामाजिक सांस्कृतिक विकास किया जाए और उनके जो भी गलतियां हैं उनको गुण दोष को पहचाना जाए और सुधारा जाए। मातृ शिक्षक संघ के द्वारा माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता अपनाएंगे तभी बच्चे क्या होंगे? तभी पढ़ेंगे। तो माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना जिससे छात्र के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें। महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराना जिससे कि वे अधिकारों का प्रयोग तथा दायित्व का पालन कर सकें। बालकों के समान बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण की विशेषताओं का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, यानी कि बस बालक ही नहीं पढ़ेंगे, बालिकाओं की भी शिक्षा पे ध्यान देना है, क्योंकि संघ की सदस्य महिलाओं के द्वारा अन्य महिलाओं को भी बालिका शिक्षा के बारे में बताया जाता है। विद्यालय में जाकर बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण हेतु प्रोत्साहित करना, क्योंकि माता द्वारा कही गई बात का बालक बालिकाओं पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को भी यह अनुभव कराना कि उनको पुरुषों के समान संघ बनाने एवं विद्यालय संबंधी संघ में भाग लेने का अधिकार है, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ आपका भी अधिकार है संघ बनाने का और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का। बालिकाओं के चहुमुखी विकास के लिए माता शिक्षक संघ की स्थापना की गई, जिससे कि बालिकाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। विद्यालयी गतिविधियों और विकास में महिलाओं का सहयोग प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि यही है कि क्योंकि इससे महिलाओं में दायित्व की भावना का विकास होता है। महिलाओं को यह अधिकार होना चाहिए कि पुरुषों के समान संघ बनाने एवं विद्यालय संबंधित संघ में भाग ले सकें। 2022 में प्रश्न पूछा था, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? इसके प्रभाव बताइए। 2022 में पूछा था, भूस्खलन से तात्पर्य यानी कि लैंडस्लाइड कहते हैं इसको। भूस्खलन को कहते हैं लैंडस्लाइड। जो बड़े बड़े पहाड़ों पर क्या होता है? पहाड़ नीचे क्या होता है? भर भरा के गिर जाता है। भूजल यानी कि भूमिगत जल चट्टानों में वजन बढ़ा देते हैं। जो चट्टान होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को सोख लेते हैं।
जिससे उनका चट्टान का वजन बढ़ जाता है, जिससे वे नीचे की ओर खिसक जाती हैं। इसी को भूस्खलन कहते हैं। यानी जो भूजल होते हैं चट्टानों में वजन बढ़ा देते हैं और वो भारी होकर क्या होता है, नीचे खिसक जाता है, यही भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन कई प्रकार के होते हैं। जब ये थोड़ी दूर तक ही खिसकते हैं तो इनको स्लम कहते हैं। जब जो छोटे छोटे पत्थर है या भूस्खलन होता है तो उस मान ली छोटे थोड़े से दूर पे गया तो उसको क्या कहेंगे, स्लम कहेंगे। ठीक। और यदि ये दूरी अधिक होती है तो इनको सेल स्खलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अगर निम्न दूरी पे है तो स्लम कहेंगे और अधिकतम दूरी पे है तो क्या करेंगे, सेल स्खलन या सेल स्लाइडिंग कहेंगे, सेल स्खलन कहेंगे। ठीक है, यदि बहुत ऊंचाई से मलबा अथवा सैल टुकड़े गिरते हैं, यदि बहुत ऊंचाई से क्या करते हैं, मलबा या सैल यानी कि पत्थर के टुकड़े गिरते हैं तो इनको राक फॉल या सैल खिसकना कहते हैं। यानी कि 3 कंडीशन होता है भूस्खलन में। पहला कंडीशन होता है निम्न दूरी पे आता है तो स्लम, और अधिक दूरी पे होता है तो क्या होता है, सैल स्खलन, और सबसे अधिक दूरी पे बड़े बड़े चट्टानों या पहाड़ों बड़े बड़े सैल के टुकड़े गिर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रॉक। रॉक मतलब पत्थर, और फाल मतलब गिरना, यानी कि पत्थर का गिरना। यानी कि पत्थर मतलब क्या जाएगा, सैल का खिसकना। यानी कि पहला स्लम, दूसरा दूसरा होता है सैल स्खलन, तीसरा होता है सैल खिसकना या रॉक फॉल। ये 3 कंडीशन होता है भूस्खलन में। अब भूस्खलन के क्या प्रभाव हैं, तो भूस्खलन से पर्वतीय ढालों पर बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो भूस्खलन से क्या होते हैं, पर्वतीय ढालों पर बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इससे नए ढालों का निर्माण होता है। भूस्खलन द्वारा गिराए गए मलबे से नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तथा बांध के पीछे झील का निर्माण हो जाता है। भूस्खलन के कारण मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। पर्वतों की तलहटी में बसे गांव और शहर भी भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं। फलस्वरूप अपार जन धन की हानि होती है। उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत यानी उत्तराखंड के क्षेत्र में भारत में भूस्खलन की संभावनाएं अत्यधिक रहती हैं क्योंकि ये क्षेत्र विशाल पर्वत श्रृंखला से आच्छादित हैं। कुछ पर्वतों पर वर्ष भर हिम भीति बनी रहती है। कुछ पर्वतों पर क्या होता है, यानी कि बर्फ के बड़े बड़े भीत यानी कि घर बने रहते हैं। परिणाम स्वरूप हिम गलन, यानी जब जब धूप या गर्मी होती है तो बर्फ पिघलता है। हिम गलन से पर्वतीय धरातल नम होता रहता है। ठीक है, और चट्टानों के अंदर हिम जल प्रवेश कर जाता है। तो जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, चट्टानों होते हैं, चट्टानों को क्या करते हैं, उसको नम कर देते हैं पिघल करके। तो हिमगलन से चट्टानों के अंदर हिमजल प्रवेश कर जाता है और फलस्वरूप भूस्खलन होता है। जो पर्वतीय ढालों पर निवास करते हैं वे भूस्खलन से हजारों फीट मलबे में दब जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2021 में पूछा था, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को समझाइए। तो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र बहुत व्यापक एवं विस्तृत है और इसके अंतर्गत वे सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। विद्यालय प्रबंधन का संबंध विद्यालय प्रणाली के सभी सदस्यों एवं कार्यों से, यानी कि विद्यालय में जितने सदस्य और कार्य होते हैं उस वो सबका एक क्या था, सहसंयोजक प्रबंधन होता है। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना होता है। विद्यालय प्रबंधन का कार्य कि हमारे बच्चे टॉप करेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना। अध्यापक वर्ग यानी जो भी टीचर्स होते हैं उनके कार्य में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए हर विभाग का एक दूसरे से। विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण करना है। पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन होना चाहिए। पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, विभिन्न सेवाएं जैसे भवन एवं उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का प्रबंध। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन करना। विद्यालय के कार्य की देखभाल करना। विद्यालय का बजट बनाना। ये सब विद्यालय का जो मैनेजमेंट है उसका काम है। गृह हुआ, विद्यालय एवं समाज के कार्यों का समन्वय करना। ठीक है, तो एक टीचर क्या करता है, अपने घर में भी, विद्यालय में भी और समाज के लोगों में भी क्या करता है, आपसी तालमेल को बनाता है। विद्यार्थियों को समाज सेवा कार्यक्रमों में लगाना, जैसे एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, ये सब समाज कार्यक्रमों में लगाना, ये विद्यालय प्रबंधन में आता है। बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना। तो बच्चों में क्या करना, मिल करके कार्य करने की भावना विकसित करना। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना।
अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन करना, विद्यालय की नीतियों को आधुनिक शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना, विभागीय अधिकारियों के सहयोग का आदान प्रदान करना, ये सब विद्यालय प्रबंधन का कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2024 में पूछा था, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। या संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। अथवा नियोजन, प्लानिंग व मैनेजमेंट एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि नियोजन और प्रबंधन क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन 3 शब्दों से मिलकर बना है। संस्थागत मतलब क्या जाएगा, वो संस्था या संगठन से संबंधित या संस्था के बारे में। और नियोजन का मतलब क्या है, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना या योजनाबद्ध ढंग से। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट यानी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास। तो परिभाषा इसका देखेंगे, नियोजन एवं प्रबंधन। नियोजन एवं प्रबंधन एमबी बुच के अनुसार, एमबी जो आप मोबाइल चलाते हैं एमबी डाटा मिलता है, एमबी बुच के अनुसार एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो कोई शैक्षिक संस्था है उसकी क्या आवश्यकता है, डेस्क, बेंच, टीचर, अध्यापक, बच्चे, ड्रेस, ये सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत नियोजन है, योजना है। आर.एस. ड्रेवर के अनुसार, आर.एस. ड्रेवर के अनुसार प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उनको प्राप्त करने हेतु नियोजन करना, संगठन स्थापित करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें निर्देशन देना, समन्वित करना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, नियंत्रण करना, उन्हें प्रोत्साहन देना और सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, ये आर.एस. ड्रेवर के अनुसार है। ये संस्थागत नियोजन की परिभाषा। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। तो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। तो आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में द्रुतगामी यानी कि तेज गति से परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक संस्था व संगठन की आवश्यकताओं व उद्देश्यों में भी सतत परिवर्तन हो रहे हैं। अपनी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त करने, आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्याओं के समुचित समाधान तथा अपने उपलब्ध संसाधनों के बेहतर सदुपयोग की दृष्टि से संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति या संस्था संगठन को अपने कार्यों का नियोजन करना सदैव अनिवार्य होता है। इस प्रकार से एक कार्यक्रम या उद्देश्यों का चुनाव करना और पहले से ही यह निर्णय लेना कि क्या करना है, किस क्रम में करना है तथा कब और कैसे करना है, इसके लिए नियोजन एवं प्रबंधन एक अनिवार्य शर्त है। संक्षेप में संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व निम्न कारणों से है। तो संस्थागत नियोजन की आवश्यकता और महत्व क्या है, निम्न कारणों से है। संस्था को, मान लीजिए कोई भी संस्था, विद्यालय ही पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट, तो विद्यालय, संस्था या विद्यालय के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। संस्थागत नियोजन से क्या होते हैं, हर लोग अपने आप में एक उत्तरदायी और जिम्मेदार होते हैं। संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी वातावरण की स्थापना में, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट की स्थापना में सहायता मिलती है, यानी कि जनता के द्वारा, यानी कि सबका बातों को समान अवसर मिले। शैक्षिक लक्ष्यों का प्राप्ति संभव होती है। संस्था के कार्यों में सुधार होता है व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। संस्था के सभी सदस्यों को बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है, वह उनसे उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है, यानी कि संस्था के बारे में आप जो भी पॉजिटिव चीजें समझते हैं उसको लिख सकते हैं इसके आवश्यकता एवं महत्व में। नेक्स्ट प्रश्न, निर्णय प्रक्रिया यानी कि डिसीजन प्रोसेस, जो डिसीजन प्रोसेस होता है उसमें कौन से सोपान होते हैं, 2023 में पूछा था।
तो निर्णय प्रक्रिया के सोपान बताना है। तो निर्णय प्रक्रिया के सोपान निम्नलिखित हैं। तो निर्णय कैसे लिया जाता है किसी संस्था में? तो सबसे पहले निर्णय कैसे लिया जाता है? समस्या को परिभाषित किया जाता है। समस्या का परिभाषीकरण यानी कि किस कैटेगरी का वो समस्या है, शैक्षिक समस्या है कि वित्तीय समस्या है। तो समस्या का परिभाषीकरण करते हैं, पुनः संगठन बनाते हैं, उसका वो परिसीमांकन करते हैं यानी कि उसको डिलिमिटेशन करते हैं, समस्या का विश्लेषण करते हैं एवं मूल्यांकन करते हैं, एक मानदंड निश्चित करना जिसके अनुरूप समस्या का समाधान करें, यानी समस्या को पहले परिभाषित करेंगे, संगठित करेंगे और परिसीमांकन करेंगे, उसके बाद उस समस्या का विश्लेषण और मूल्यांकन कर लेंगे और एक मानदंड निश्चित करेंगे जिसके अनुरूप समस्या का समाधान करना होता है। समस्या के संबंध में प्रदत्तों का संकलन करें, यानी कि समस्या के संबंध में जो भी आपके पास आंकड़े हैं उसका संकलन करेंगे। समस्या समाधान हेतु विभिन्न विकल्प सोचते हुए उपयुक्त विकल्पों का चयन करना, यानी कि सबसे लास्ट में क्या करना है आपको, इसको एनालिसिस करके क्या करना है, उसको उसके जो विभिन्न आयाम है उसको सोचना है, उसके संभावित उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।